नमस्कार दर्शकवृन्द, नेपाल र भारतको बिचमा अहिलेको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। र यो नेपाल र भारतको बिचमा जुन सम्बन्ध छ, जुन अहिलेको स्थिति छ, त्यसमा म्याक्सिमम इन्डियन मिडियाहरूको हात छ। र हुन त हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीको पनि अलिअलि हात पनि छ। यसलाई नकार्न सकिँदैन। र पनि इन्डियन मिडियाहरूले म्याक्सिमम हामी नेपालीहरूलाई होच्याउने काम नै गर्दछन्। र भर्खरै मात्रै हिजो सुधीर चौधरी प्रधान सम्पादक भएको जी न्युजबाट हिजो चाहिँ नेपालको बारेमा के समाचार आएको छ भन्ने विषयमा म आज रिएक्सन भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तपाईँ पनि हेर्नुहोस् सुधीर चौधरीले चाहिँ के भनेको छ। अब हम अपना अगला विश्लेषण हजारों वर्ष पुरानी एक कहानी से शुरू करना चाहते हैं। आज आप सोचिए, कहानियों का दिन है। एक कहानी हमने आपको सुनाई, ये राजनीति की कहानी है। अब दूसरी कहानी आपको सुनाते हैं। इस कहानी का वर्णन रामायण में आता है और इस कहानी के दो किरदार हैं। पहला किरदार है राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई और दूसरा किरदार है कैकई की दासी मंथरा। कैकई भरत की मां थी। वो राम को अयोध्या का राजा बनाए जाने से बहुत प्रसन्न भी थी, लेकिन मंथरा के भड़काने पर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और पूर्व में दिए गए एक वचन के मुताबिक राजा दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया और अयोध्या का राजपाट भरत को सौंप दिया गया। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हजारों वर्ष पहले जिस लालच और धोखे का जिक्र रामायण में किया गया था, वो आज के जमाने की भी सच्चाई है। पहली मांग रहेगी। उदाहरण के लिए, जो नेपाल किसी जमाने में भारत का इतना घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, वो आज चीन के बहकावे में आकर भारत विरोधी हरकतें कर रहा है। और इसके केंद्र में है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। कल केपी शर्मा ओली ने एक बड़ा अजीबोगरीब दावा किया और कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है और भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओली कलयुग की ये नई रामायण चीन के इशारे पर रच रहे हैं। हालांकि अब नेपाल के प्रधानमंत्री की उनके ही घर में, उनके ही देश में आलोचना हो रही है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि केपी शर्मा ओली ये सब किसके इशारे पर कर रहे हैं। ताजा स्थिति कहती है कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी चीन की वजह से बची हुई है और इसी का कर्ज चुकाने के लिए वो लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यानी झूठे तथ्यों पर आधारित जिस इतिहास को केपी शर्मा ओली दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वो चीन ने लिखा है। यहां एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारे लिए केपी शर्मा ओली का मतलब नेपाल नहीं है। हमारे लिए केपी शर्मा ओली का मतलब नेपाल के लोग नहीं है। नेपाल के लोग और नेपाल में हमारे जो दर्शक हैं, वो हमारे लिए आज भी उतने ही कीमती हैं। उनके साथ आज भी हमारा वही रिश्ता है। सिर्फ बीच में एक नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दो देशों के लोगों के बीच में ये नफरत की दीवार खड़ी नहीं कर सकता। इसलिए भारत और नेपाल के जो लोग हैं वो हमेशा एक ही थे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ओली सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन के एहसानों तले नहीं दबे हैं, बल्कि एक नई रिपोर्ट में अब यह दावा किया गया है कि चीन की मदद से केपी शर्मा ओली ने पिछले कई वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में काला धन कमाया है और ये रकम स्विट्जरलैंड के एक बैंक में जमा है। तो पहले ये वाला कैच देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े खुलासे करने वाली एक संस्था ग्लोबल वॉच एनालिसिस के मुताबिक वर्ष 2015 और 16 में जब केपी शर्मा ओली पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कंबोडिया के टेलीकॉम सेक्टर में निवेश किया था और इसमें नेपाल में चीन के तत्कालीन राजदूत और नेपाल छोड़कर जा चुके एक व्यापारी ओंग शेरिंग शेरपा ने उनकी मदद की थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल के दौरान भी केपी शर्मा ओली चीन की मदद करते रहे और इसके बदले में केपी शर्मा ओली के करीबियों को पैसा मिलता रहा। यह दावा किया गया है कि वर्ष 2018 में नेपाल की सरकारी दूरसंचार कंपनी को नजरअंदाज करके चाइना सर्विस कम्युनिकेशन नामक चीन की कंपनी को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक डिजिटल एक्शन रूम बनाने का ठेका दिया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ओली ने चीन के दबाव में कई सरकारी प्रोजेक्ट्स चीन की कंपनियों को दे दिए थे और उन्होंने ये सब नियमों को तोड़कर किया।
हालांकि नियमों के इन उल्लंघनों का खुलासा होने के बाद नेपाल को अपने कुछ फैसले वापस भी लेने पड़े थे। इस रिपोर्ट में नेपाल सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के कई और मामलों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है और स्विट्जरलैंड के एक बैंक की जिनेवा ब्रांच में केपी शर्मा ओली और उनकी पत्नी राधिका शाक्य के नाम पर लगभग 41 करोड़ रुपए जमा हैं। सोच लीजिए, फिर से बता रहे हैं, 41 करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड में जमा है। ये जो स्विस बैंक अकाउंट हैं, ये राजनीति में एक टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं। ये स्विस बैंक अकाउंट्स ने भारत में न जाने कितने नेताओं का करियर बर्बाद किया है और अब यही स्विस बैंक अकाउंट्स, यही किकबैक्स और विदेशों में प्रॉपर्टी का यही मामला अब केपी शर्मा ओली के पीछे भी पड़ गया है। आपको याद होगा, पाकिस्तान में नवाज शरीफ भी इसी का शिकार हुए थे। भारत में भी कई नेता इसके शिकार हो चुके हैं और अब बारी है केपी शर्मा ओली की। शेयर और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रूप में जमा इस रकम के जरिए केपी शर्मा ओली और उनकी पत्नी को हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए का रिटर्न मिलता है। लेकिन यहां हम एक बात साफ साफ कर कह देना चाहते हैं कि हम इस रिपोर्ट में किए गए दावों की पुष्टि स्वयं नहीं कर सकते। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन जब हमने इस रिपोर्ट के अलावा दूसरी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का भी विश्लेषण किया तो एक बात साफ हो गई कि चीन आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे देशों का पूरा फायदा उठाता है जहां सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और इन्हीं के जरिए चीन धीरे धीरे उस देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और हो सकता है कि नेपाल के मामले में भी यही हुआ हो। अब लौटकर एक बार फिर से रामायण पर आते हैं। रामायण का एक मशहूर प्रकरण है जिसके मुताबिक रावण का साथी मारीच एक सुंदर हिरण का रूप धारण करता है और सीता उसका रूप देखकर मंत्र मुग्ध हो जाती हैं और सीता के कहने पर श्री राम उस हिरण को पकड़ने चले जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण राम की खोज में निकलते हैं और रावण वेश बदलकर सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद रावण सीता का अपहरण करता है और यही घटना राम और रावण के बीच युद्ध की वजह बनती है। कुछ इसी तरह नेपाल भी चीन के लालच में फंस गया है और वो भारत के साथ रिश्तों की सारी लक्ष्मण रेखाएं पार करने लगा है। ऐसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत और नेपाल के बीच मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं और दो देशों के लोगों के बीच संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भारत के लोगों की तरफ से आपको नेपाल के लोगों को ये दोस्ती का संदेश भेजते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत और नेपाल के लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। उनके बीच में जो प्रेम का संबंध है वो हमेशा बना रहेगा क्योंकि नेता तो आते जाते रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण है केपी शर्मा ओली का वो बयान जिसमें वो न सिर्फ ये कह रहे हैं कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज में थोरी गांव में है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम खुद नेपाली थे। ये बात सही है कि रामायण और राम के जीवन के तार नेपाल से जुड़े हुए हैं। ये सही है क्योंकि सीता का जन्म जिस जनकपुर में हुआ था वो आज नेपाल में ही है। लेकिन केपी शर्मा ओली को यह भूलना नहीं चाहिए कि हजारों वर्ष पहले भारत की संस्कृति का प्रभाव दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ था और नेपाल भी उन्हीं में से एक है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक वामपंथी होने के बावजूद ओली ने भगवान राम के अस्तित्व को कम से कम अब मान लिया है, क्योंकि वामपंथी अक्सर ईश्वर को भी मानने से इनकार कर देते हैं, वामपंथी राम को भी नहीं मानते। लेकिन हमें खुशी है कि ओली जैसे वामपंथी नेता अब राम के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि असली अयोध्या नेपाल में है। हालांकि भगवान राम किसी देश की सीमा, संस्कृति या उसके इतिहास के दायरों में बंधे हुए नहीं हैं और नेपाली नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर रामायण और भगवान राम के जीवन का गहरा प्रभाव है। इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो श्री राम को अपना मान सकता है और उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन चीन के इशारे पर भारत के साथ कूटनीतिक महाभारत छेड़ने वाले ओली को आज रामायण से जुड़े कुछ तथ्य हम बताना चाहते हैं और आपको भी हम बहुत सारे तथ्य रामायण के बारे में आज बताना चाहते हैं। राम के जीवन पर लिखे गए महाकाव्य का नाम रामायण है और पूरी दुनिया में रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स यानी संस्करण उपलब्ध हैं। रामायण के 300 से ज्यादा संस्करण पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण इनमें सबसे प्राचीन है, जो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन इसके अलावा म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम
और यहां तक कि चीन में भी रामायण की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी अपने अपने तरीके से रामायण की व्याख्या की गई है। थाईलैंड में रामायण को रामाकिन कहा जाता है। थाईलैंड के रामायण में हनुमान के चरित्र को ज्यादा महत्व दिया गया है। रामायण को थाईलैंड में राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। इतना ही नहीं, थाईलैंड की संस्कृति हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण मानी जाती है और थाईलैंड में इंद्र और कुबेर की पूजा की जाती है और वहां इन दोनों को समर्पित कई विशाल मंदिर भी हैं। इसी तरह दक्षिण पूर्वी एशिया में एक और देश है जिसका नाम है लाओस। लाओस में भी रामायण का एक जातक संस्करण प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं वो कथाएं होती हैं जिनमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया जाता है। लाओस में भी रामायण को राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। मलेशिया की मलय भाषा में रामायण हिकायत सेरी रामा के नाम से प्रसिद्ध है। इस रामायण में लक्ष्मण के किरदार को केंद्रीय किरदार के तौर पर दिखाया गया है। म्यांमार में भी रामायण को अघोषित रूप से एक एपिक यानी महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। म्यांमार की रामायण मूल रूप से भारत की रामायण की तरह ही है, लेकिन स्थानीय संस्कृति के मुताबिक इसके चरित्र कुछ बदल दिए गए हैं। कंबोडिया में रामायण को रामा कीर्ति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में ग्लोरी ऑफ रामा कहा जाता है। इस रामायण में हिंदू धर्म के विचारों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के साथ जोड़कर दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति की जड़ें इंडोनेशिया तक फैली हैं और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में हर साल बड़े पैमाने पर रामायण का मंचन होता है। इंडोनेशिया में इसे काकाविन रामायण कहा जाता है। दर्शकवृन्द, यसमा सुधीर चौधरीले वास्तवमा कुराहरू त ठिकै गरेका छन्। विगत जुन हाम्रो भारत र नेपाल बिचको जुन सम्बन्ध थियो, ती सम्बन्ध वास्तवमा इन्डियन मिडियाहरूकै कारणले गर्दा त भएकै हो। तर यो बिचमा 2 दिन अगाडि जुन हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको बारेमा जुन वक्तव्य दिनुभएको छ, त्यो वास्तवमा यो कसैको लागि पनि पच्न योग्य छैन, यो कसैलाई पनि पच्दैन। हामी सबैलाई थाहा छ यो रामको जन्मभूमि अयोध्या हो। राम चाहिँ अयोध्यामै जन्मेको थियो र रामको विवाह चाहिँ नेपालको जनकपुर तत्कालीन विदेह मिथिलामा विवाह भएको थियो। तर जुन किसिमको अभिव्यक्ति हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले दिनुभएको छ, त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। र त्यस्तै सुधीर चौधरीले हाम्रै प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा नेपाल र भारतको बीच सम्बन्ध बिग्रेको छ, तर भारत र नेपालको जनता बीचको सम्बन्ध बिग्रेको छैन। बरु एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा र भारतको बीचमा मात्रै बिग्रेको छ भन्ने कुरा सुधीर चौधरीले गर्नुभएको छ। त्यो वास्तवमा ठिकै पनि हो। हुन त यस भिडियोमा सुधीर चौधरीजीले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। कतिपय कुराहरू ठिकै पनि हो र थोरै कुराहरू अब मनगढन जस्तो पनि देखिन्छ। तर रामायणको बारेमा जुन सुधीर चौधरीजीले भन्नुभएको छ, त्यो वास्तवमा एकदम सही भन्नुभएको छ। दर्शकबिन, तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? के राम वास्तवमा नेपालमै जन्मेका हुन्, के राम चाहिँ नेपाली नै हुन्, अथवा रामको जन्मभूमि भारत हो, के वास्तवमा अयोध्या हाम्रै नेपालमा पर्छ त? दर्शकबिन, पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोमा यस्तै नयाँ विषयवस्तुको बारेमा रिएक्सन भिडियोहरू ल्याउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको हस्त नमस्कार।